माँ, हमारे स्कूल में 31 तारीख को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस दिन तो बहुत मजा आएगा। माँ जी, पिंकी कितनी खुश है ना। भले ही हम न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पर स्कूल में नया साल बनाकर मेरी पिंकी बहुत खुश होती है। हाँ बहू, अच्छा बहू, एक बार रसोई में जाकर देख, खाना बनाया नहीं, तेरे ससुर जी को भूख लगी है। अपनी सास के कहने पर अनीता रसोई में जाती है और अपनी देवरानी नेहा के साथ खाना लेकर बाहर आती है, जहां पूरा परिवार मिलकर खाना खाते हैं। और नेहा के ससुर नेहा को देख नेहा से कहते हैं, बहू, कितने कम समय में तुम घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ एडजस्टमेंट करने में काफी दिक्कतें आई होंगी। नहीं पापा जी, ठीक है सब। पता है बहू, तुम्हें तुम्हारे पिता और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों साथ में ही गांव में खेती करते थे, पर किस्मत का खेल देखो, तुम्हारे पापा एक बिजनेसमैन बन गए और मैं किसान ही रह गया। वो तो इतना अमीर हो गया कि आज उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, और वो अपना वादा नहीं भूला। और जब तुम और रंजीत बड़े हुए तो उसने अपना वादा पूरा किया। हाँ, अपने वादे को पूरा करने के चक्कर में मेरे पिताजी ने मुझे बलि का बकरा बना दिया और ऐसे गरीब घर में मेरी शादी करवा दी, जहाँ नौकरों की तरह मुझे काम करना पड़ता है। पूरा परिवार खाना खाकर वहां से चला जाता है तो वहीं नेहा अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त सिमरन को फोन करती है। और बता यार, कैसी है तू? नए साल का क्या सोचा है तूने? सोचना क्या है नेहा, तेरे पापा ने इस न्यू ईयर पार्टी में हमें भी इनवाइट किया है, इसलिए सोच रहे हैं कि न्यू ईयर पार्टी ही अटेंड कर ले। वैसे लास्ट टाइम हमने कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, याद है? हैप्पी न्यू ईयर। चलो केक तो काट लिया, अब थोड़ा डांस करके लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और सारी रात न्यू ईयर एंजॉय करते हैं। इतना बोलकर नेहा अपने सब दोस्तों के साथ केक काट कर खाना खाकर सारी रात अपनी गाड़ी से नाइट आउट करती है। यार, क्यों मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रख रही है? पता नहीं पापा ने कहाँ मेरी शादी करवा दी। काश कि वो पुराने दिन फिर से आ पाते। वो दिन भी क्या दिन थे, पर यहाँ तो आकर मेरी जिंदगी खराब हो गई है। सुबह 5 बजे उठो और रात के 12 बजे तक काम करो। हाँ तो क्या हो गया, इस बार अंकल ने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है ना, वहाँ एंजॉय कर लियो। क्या ही एंजॉय करूंगी मैं वहां जाकर। पिछले 10 सालों से देख रही हूँ उनकी न्यू ईयर पार्टी, वही घिसी पिटी, कुछ नया नहीं है। और यहाँ पर भी ये लोग कुछ नहीं करते। न्यू ईयर पार्टी के नाम पर 4 रिश्तेदार को बुला लेते और मुझसे खाना बनवा कर खा लेते हैं। बन गई न्यू ईयर। पर यार, अगर तू अपने मायके इस बार नहीं जाएगी तो अंकल को बुरा लगेगा, और इस बार तो मैं भी आ रही हूँ, आ जाना। वैसे मेरा मन तो नहीं है अपने गरीब ससुराल वालों को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने मायके ले जाने का, पर क्या करूं, ले जाना ही पड़ेगा। नेहा सिमरन से बात करके फोन रख देती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार नेहा के मायके जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। बहू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ही देखकर बता कौन सी साड़ी लेकर जाऊं न्यू ईयर पर पहनने के लिए। हम आज से पहले कभी भी न्यू ईयर पार्टी में नहीं गए, पहली बार जा रहे हैं, वो भी तेरे घर, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तेरी इंसल्ट हो। माँ जी, इनमें से कुछ अच्छा नहीं है, आप कल एक नई साड़ी ही ले आना। अच्छा देवरानी जी, ठंड ज्यादा हो रही है तो मैं पार्टी के लिए शॉल ले लूं या स्वेटर? अगर किसी और की पार्टी होती तो हम लोग जाते ही नहीं, पर तुम्हारे पापा ने बुलाया है तो थोड़ा सोच समझ कर जाना पड़ेगा। आखिर तुम्हारी रेपुटेशन का सवाल जो है। कितने एक्साइटेड हैं ये लोग न्यू ईयर पार्टी को लेकर। दीदी शॉल ले लेना, आपके पास एक भी ढंग के स्वेटर नहीं है। नेहा के ससुराल वाले पार्टी में जाने के लिए काफी खुश थे। अब 2 दिन बाद वो लोग नेहा के साथ उसके मायके जाते हैं, जहां नेहा के पिताजी रविंदर अपने घर आए मेहमानों का फूलों से स्वागत करता है। अरे आइए आइए, आप सबका ही इंतजार था। मैंने आप लोगों का रूम साफ करवा दिया है, आप सब जाकर आराम कीजिए। और वेटर, तुम सबके खाने की तैयारी करो। और मेरी बच्ची, कैसी है तू? पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। पर दोस्त, मैं तो नहीं थका। वैसे तुमने घर के पीछे अपने गार्डन एरिया को बहुत अच्छा सजाया है, अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। लग रहा है रात की पार्टी की सेलिब्रेशन वहीं होगी। हाँ मेरे दोस्त, और ये हमारी पहली न्यू ईयर पार्टी है जब हम दोनों समधी बनकर एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैंने अपने सभी बिजनेस पार्टनर, दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाया है। बहू, तेरे पिताजी ने हमारा कितना अच्छे से स्वागत किया, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। माँ जी, मुझे लगता है अब हम लोगों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए।
रात को न्यू ईयर पार्टी है। नेहा बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं और हर छोटी छोटी चीज के लिए उमा और अनीता नेहा को क्रेडिट देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार तैयार होकर गार्डन में जाते हैं, जहां नौकर उन पर इत्र और फूल बरसाते हैं और वहां खड़े सभी मेहमान अनीता और उमा से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। आप नेहा की सास है ना, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। वैसे आपने अपनी बहू को क्या गिफ्ट दिया न्यू ईयर का? गिफ्ट अभी तक तो कुछ नहीं दिया, पर सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा ही दूं। वैसे मैंने सुना है हमारी नेहा बड़ी खुश रहती है अपने ससुराल में। मैडम जूस। कितनी बड़ी पार्टी है, यहाँ तो वेटर हैं, रेड कारपेट है, लाइट जल रही है, डीजे लगा हुआ है और सबने कितने अच्छे कपड़े गहने पहने हैं। यहाँ तो सभी लोग अमीर हैं, सबने अपनी बहू को तोहफा दिया है, बस मैंने ही नहीं दिया। लोग क्या कहेंगे मेरी बहू के बारे में कि उसकी गरीब सास ने उसे कुछ नहीं दिया। माँ जी कितनी शानदार पार्टी है ना, देखिए गार्डन के पीछे नेहा का घर है, किसी महल से कम नहीं लग रहा ना। कितना सुंदर सजाया है और पिंकी को देखो डीजे पर कितना नाच रही है। अच्छा बहन, मैं 2 मिनट में आती हूँ। वैसे भी 11:30 बज गए, कुछ देर बाद केक कट होगा और बॉन फायर भी। इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है और ये सब कुछ देखकर उमा और अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जल्दी से उमा अपने कमरे से अपने सोने के कड़े लेकर आती है और नेहा के पास जाकर उससे कहती है, बहू माफ करना, तू अपनी दोस्तों से बात कर रही है और मैं अचानक से आ गई, पर मुझे तुझसे 2 मिनट बात करनी थी। अपनी सास को देख नेहा अपनी सास के साथ साइड में खड़ी होती है, जहां उमा नेहा को सोने के कड़े पहनाती है। बहू मैं जानती हूँ तू बहुत अमीर है, इससे अच्छे गहने हैं तेरे पास, पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं था और यहाँ सभी ने अपनी बहू को तोहफे दिए हैं और तेरे हाथ भी खाली हैं। सबने हाथों में डायमंड की रिंग और सोने चांदी के कड़े पहने हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना कड़ा उपहार के रूप में तुझे दे दूं। नेहा किस्मत वाली हो तुम, जो इतना अच्छा ससुराल मिला। एक मेरे ससुराल वालों को देख लो, पता नहीं कहाँ गायब है, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। और एक तुम्हारे ससुराल वाले, पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा इन्हें तुम्हारी ही चिंता है। क्या यार तू भी ना, मैं तो यहाँ बोर हो रही हूँ। वही घिसी पिटी पार्टी चल रही है, एक तरफ डीजे है, पार्क को सजा दिया, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया, अब केक काटेंगे, खाना खाएंगे। पिछले 10 सालों से यही न्यू ईयर पार्टी देखकर मैं तो बोर हो गई हूँ। नेहा तुम्हें ठंड लग रही होगी, मेरे पास 2 शॉल थे, ये तुम्हारे कपड़े से मैच कर रहा है, इसे तो मोड़ लो। ये सब देखकर नेहा भावुक हो जाती है और वो कुछ बोल पाती उससे पहले कुछ वेटर ट्रॉली पर बड़ा सा केक लेकर आते हैं और रविंद्र अपने बचपन के दोस्त अरविंद के साथ काउंटिंग करता है। 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इतने बोलते ही आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं रंग बिरंगे, और अब अरविंद और रविंद्र केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। कुछ देर बाद सभी केक लेकर टेबल पर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं, तो वहीं उमा अपने हाथों से नेहा के लिए खाना लाती है और उसे खिलाते हुए उससे बोलती है, बहू तेरी वजह से आज हमने पहली बार अमीरों की तरह न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत खास था, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी इतनी इज्जत होगी। हम न्यू ईयर वाले दिन 12 बजे केक काटेंगे, इतनी अच्छी आतिशबाजी देखेंगे और इतने महंगे खाने खाएंगे। जो चीज मुझे बेकार लग रही है वो चीज इन्होंने पहली बार देखी और कितने खुश हैं मेरे ससुराल वाले। कैसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं ये सब, और मैं इनसे परेशान हो रही थी जो हर समय मुझे खुश करने में लगे रहते हैं। अपने ससुराल वालों को इमोशनल देखकर नेहा को समझ आ जाता है कि जो चीज उसके लिए बोरिंग है वही चीज उसके ससुराल वालों के लिए कितनी खास है। देखो देखो वहाँ कितनी साज सजावट की हुई है, आज क्या है? हाँ सही में कितना अच्छा लग रहा है। ये अमीर बच्चे कितने अच्छे से पार्टी कर रहे हैं ना, काश हम भी ऐसे ही नए साल की पार्टी करते। तभी वहां पर एक टेबल पर बहुत बड़ा केक रखा जाता है। कितना बड़ा केक है, काश के हम भी खा पाते। हाँ स्वादिष्ट लग रहा है केक। तभी अचानक से अमीर बच्चा गुस्से में केक फेंक देता है। मैंने आपको कहा था ना, मुझे ये वाला केक नहीं चाहिए, मेरी पसंद का केक क्यों नहीं आया? बेटा आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी पसंद वाला केक बना नहीं था, इसलिए हमें ये वाला लेकर आना पड़ा। मुझे नहीं पता, जब तक मेरी पसंद का केक नहीं आएगा मैं नया साल नहीं मनाऊंगा। मुझे अभी के अभी मेरी पसंद का केक चाहिए।
आज तक मैंने केक का स्वाद भी नहीं चखा होगा कि कैसा होता है, और ये अमीर बच्चे केक की बर्बादी कर रहे हैं। उदास मन से दोनों बहन भाई आंखों में आंसू लिए ठंड से ठिठुरते हुए वहां दरवाजे पर खड़े होते हैं। आखिर ऐसी भी क्या परिस्थिति थी जो गरीब बच्चे केक खाने और ठंड में नए कपड़े के लिए तरस रहे थे। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कार्तिक, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। ये खिलौने तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाऊंगा, ये खिलौने मेरे पिताजी ने मुझे दिए हैं। हम भी तो तुम्हारे दोस्त है ना। हम अमीर बच्चों की दोस्त इतने गरीब बच्चे नहीं हो सकते। तुम दोनों हमारे दोस्त नहीं हो। ये देखो, मेरे माता पिता तो मुझे नए कपड़े दिलाते हैं। क्या तुम्हारे माता पिता दिलाते हैं? हाँ, तुम्हारे माता पिता इसलिए नहीं दिलाते क्योंकि तुम दोनों बहुत गरीब हो, और वो भी बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। इस बार देखना, नया साल आ रहा है। नए साल पर हम लोग केक खाएंगे और नए कपड़े पहनेंगे। तुम दोनों गरीब, ना तो तुम्हारे पास कपड़े होंगे, ना ही तुम्हारे पास खाने के लिए महंगा केक होगा। हम लोग गरीब नहीं हैं। हमारे माता पिता भी हमें नए कपड़े दिला सकते हैं और केक भी खिला सकते हैं। जब हमारे पास नए कपड़े आ जाएंगे तब तुम हमें अपने साथ खिलाओगी ना? ऐसा तो तुम्हारे सपनों में भी नहीं होने वाला। तुम और तुम्हारे गरीब माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो, अब चलो यहाँ से, जाओ, हमें खेलने दो। इस तरीके से कार्तिक और श्रेया दोनों आपस में खेलते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं खिलाते, जिसकी वजह से वो दोनों ही उदास होकर वापस घर आ जाते हैं, जहाँ उनकी गरीब माँ प्यार से उन्हें बुलाती है। चलो बच्चों, मैंने खाना तैयार कर दिया है, जल्दी से खा लो। नहीं खाना, हमें खाना। रोजाना दाल चावल बनाती हो। माँ, आप कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हो? क्या हम नए साल पर कुछ अच्छा नहीं खाएंगे? बाकी के अमीर बच्चे, उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। उनके माता पिता उनके लिए नए कपड़े और केक लेकर आते हैं हर साल नए साल पर, लेकिन आप हमें कभी नए कपड़े नहीं दिलाते। बेटा, तुम तो जानते हो ना, हमारे घर की स्थिति अभी ठीक नहीं है। परिस्थिति परिस्थिति परिस्थिति, कैसी परिस्थिति? हम सब समझते हैं, फिर भी आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। दोनों बच्चे गुस्से में बिना खाना खाए ही ठंड से ठिठुरते हुए बाहर जाकर बैठ जाते हैं। इसी वक्त खेतों में गाजर की खेती का काम करके हेमंत घर पर आ जाता है। अरे क्या हुआ बच्चों, यहाँ ठंड में क्यों बैठे हो? चलो घर के अंदर आराम से बैठ जाओ। हमें नहीं बैठना आप लोगों के पास। बच्चों का गुस्सा देखकर हेमंत घर के अंदर आता है। क्या हुआ, बच्चे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तुमने किसी चीज के लिए डांटा है क्या उन्हें? अब मैं आपको क्या ही कहूँ, बच्चे हमसे गुस्सा हैं क्योंकि हम उन्हें कपड़े नहीं दिलाते, केक नहीं दिलाते। उनके लिए केक और कपड़े कहाँ से लेकर आए? हम कितने गरीब हैं। मैं भी रोजाना 50 रुपए कमाती हूँ, लेकिन कमाई सारी घर के अंदर ही लग जाती है। कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो। हम दोनों मेहनत करेंगे और पैसे कमाकर अपने बच्चों को नए साल पर केक और नए कपड़े भी दिलवाएंगे। हेमंत की बातें सुनकर पार्वती को थोड़ा सा हौसला मिलता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। हेमंत अपने मालिक से केक खरीदने के लिए पैसे मांगता है। अरे तेरा तो काम ही ऐसा है, 4 दिन काम करते ही तू पैसे मांगने लगता है। अरे मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, इस बार तो तुझे महीने के आखिरी में ही पैसे मिलेंगे। मालिक, ऐसा मत कहो। अगर हम महीने के आखिर में पैसे देंगे तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरे जो कहा है उतना सुन, नहीं तो तुझे नौकरी से ही निकाल दूंगा। ये सुनते ही हेमंत परेशान हो जाता है। अगर नौकरी चलेगी तो वो परिवार को कैसे चलाएगा? इसलिए वो चुपचाप गाजर की खेती में जाकर काम करने लगता है। वो देखता है कि गाजर की खेती में कई गाजर ऐसी पड़ी हैं। वो उन्हें उठाकर अपने घर ले आता है और इधर बेचारी पार्वती सारा दिन ठंड में अनाज के गोदाम में बोरियां उठा उठाकर थक जाती है। आखिर में उसे 50 रुपए मिलते हैं। सोच रही हूँ कि अगर मैं ऐसे ही इंतजार करती रही कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदूंगी, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्यों ना मैं आज से 40 रुपए घर के खाने पीने में लगा दूं और बाकी 10 रुपए की ऊन लाकर अपने बच्चों को ठंड में गर्म कपड़े बना कर दूं। पार्वती को उसका ख्याल बहुत सही लगता है। वो 40 रुपए में सब्जी खरीद कर 10 रुपए की ऊन खरीद लेती है और उसे घर ले आती है। इधर हेमंत बहुत उदास होता है। मालिक ने पैसे देने तो मना कर दिया, समझ नहीं आ रहा आखिर करूं तो करूं क्या। ये गाजर लेकर आया हूं, ये गाजर खेतों में रह जाती है, जानवर ही खाते हैं, तो सोचा कि घर के काम आ जाएगी।
केक का तो पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों को नए साल पर गर्म कपड़े पहनाऊं। कम से कम वो नए कपड़े पहनकर खुश तो हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। पार्वती 10 रुपए की रोजाना ऊन लाकर थोड़ा थोड़ा करके कपड़े बुनना शुरू कर देती है और इधर हेमंत रोजाना गाजर लाकर घर में काफी सारी गाजर इकट्ठी कर लेता है। आखिर में नए साल वाले दिन गाजर देखकर हेमंत के मन में एक ख्याल आता है। आज नया साल है और हमारे बच्चे बहुत उदास हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम गाजर का हलवा बनाकर उसे केक की तरह सजा दो तो बच्चे खुश हो जाएंगे। दूध का इंतजाम मैं कर दूंगा। आप सही बोल रहे हो, कपड़ों का इंतजाम तो मैंने कर दिया है। अपने हाथों से मैंने बच्चों के लिए ऊन के कपड़े बनाए हैं, उन्हें अच्छे लगेंगे और साथ में गाजर का केक होगा तो और भी खुश हो जाएंगे। कुछ सामान वो उधार ले लेते हैं, कुछ उनके पास गाजर थी। पार्वती इन सब से गाजर का हलवा तैयार करती है और उसे केक की तरह सजा देती है, जिसके बाद दोनों गरीब माता पिता अपने बच्चों को सरप्राइज देने के लिए उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अमीर बच्चों के घर के दरवाजे के बाहर से, कार्तिक, कार्तिक, हमें भी बुला लो अंदर, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। हमें भी नए साल का केक खाना है, हमें भी बुलाओ ना अंदर। कार्तिक पहले से ही गुस्से में था। वो दरवाजे के पास आता है और घमंड में आरती और राजू से कहता है, तुम दोनों की औकात नहीं है केक खाने की, और वैसे भी मेरे दोस्त वही हैं जो नए साल पर नए कपड़े पहनते हैं। तुमने तो वही फटे पुराने कपड़े पहने हैं। चले जाओ अब यहाँ से, दोबारा हमारे घर के दरवाजे के पास दिखना भी नहीं। कार्तिक बातें सुनकर आरती और राजू दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वो चुपचाप ठंड से कांपते हुए अपने घर आ जाते हैं, जहां उनके माता पिता ने गाजर के हलवे का केक बनाकर उनके लिए तैयार किया हुआ था। ये लो बच्चों, तुम्हारा केक और तुम्हारे नए कपड़े। ना तो ये केक असली है और ना ही ये कपड़े जो आपने खुद से बनाए हैं, हमें ये पसंद नहीं आए। काश कि हम अमीर परिवार में पैदा हुए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। काश हमारे पास भी नए कपड़े और केक होता जैसे कार्तिक के पास है। राजू और आरती की बातें सुनकर पार्वती और हेमंत दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। उस वक्त दुर्योधन घर पर आता है और ये सब बिना बताई खिड़की से देख लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने हेमंत को पैसे न देकर बहुत गलत किया। इसी के चलते दुर्योधन एक केक की दुकान पर जाता है और बढ़िया सा महंगा केक खरीदता है। साथ में वो बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद लेता है और ये सब खरीद कर नए साल पर वो वापस हेमंत के घर आता है। नए साल पर ये केक और ये कपड़े लेकर आया हूँ तेरे बच्चों के लिए। अपना नया साल अच्छे से मनाना, और ये ले तेरी मेहनत के पैसे। ये सब देखते ही हेमंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुर्योधन के पैरों को छूने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। अगर आज आप ना होते तो शायद मेरे बच्चों को नए साल पर नए कपड़े भी ना मिलते और ना ही केक मिलता। अपना नया साल अब अच्छे से मनाना। मैं चलता हूँ। दुर्योधन वहां से चला जाता है, जिसके बाद दोनों बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं। अब उनके पास दुकान से खरीदे हुए नए कपड़े थे और नए साल पर खाने के लिए कई मंजिल का बड़ा सा केक था। इस तरह गरीब परिवार में केक और कपड़े आए। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। सबने मिलकर नए साल को बहुत अच्छे से मनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।